कुछ लोग बाहर गए हैं क्या? क्या पढ़ना है? हम्म। वायरस डिजीज हो गया था। तो बैक्टीरियल डिजीज। वायरस डिजीज याद कर लिए हैं पूरा? हम्म। कुछ कुछ याद किए हैं। पूरा कुछ याद कर लेते हैं। हाँ। नहीं रहता। ऑप्शन मिलेगा तो शायद ठीक हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो बस ऑप्शन दिखने पे भी सही हो जाए तो ठीक है। कौन सा टॉपिक था? बैक्टीरियल डिजीज। बना लीजिए हेडिंग। बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। ठीक है। वायरस सेल की संख्या के आधार पर कैसा ऑर्गेनिज्म है? कितने सेल होते हैं वायरस में? दो हो। दो सेल होता है जी। एक सेल होता है। मल्टी सेलर होता है ना वायरस। कॉपी देखिए तो। मल्टी सेलर लिखा हुआ है। कैसे कुछ नहीं लिखा हुआ है? अकोशिकीय वायरस में नहीं लिखा हुआ है? फिर एक कोशिकीय, अकोशिकीय। एक कोशिकीय और अकोशिकीय में अंतर है कि नहीं है? एक कोशिकीय मतलब जिसमें एक कोशिका हो। अकोशिकीय का मतलब जिसमें कोई कोशिका नहीं हो। बिना कोशिका का बना हुआ जीव अकोशिकीय कहलाता है। तो वायरस में एक भी कोशिका तो ना तो यू नहीं, अमीबा एक कोशिकीय है। तो वायरस कैसा है? अकोशिकीय। अकोशिकीय का मतलब कोई भी कोशिका वायरस में नहीं होता है। समझ में आया? ये लिखा हुआ है जी, अकोशिकीय कॉपी में आपने लिखा है। हाँ। हाँ। समझ गए? तो वायरस कैसा ऑर्गेनिज्म है? अकोशिकीय मतलब ये सेलुलर, उसमें कोई भी कोशिका नहीं है, बिना कोशिका का वो है। समझ गए? और खोज किसने किया था वायरस का? इवानो वस्किन ने। कौन सा वायरस खोया था सबसे पहले? टीएमवी। क्या खोया था? टीएमवी। टीएमवी टमाटर के पौधे में रहता है। तंबाकू में। टी से टमाटर होगा ना? तंबाकू। तो कहाँ रहे? टोबैको मोजाइक वायरस तंबाकू के पौधे में रहता है। ठीक है। चलो, बैक्टीरिया में कुछ पॉइंट है, पहले लिख लो। लिखना यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। इसकी कोशिका भित्ति
पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया था। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया फ्लैजिला बैक्टीरिया का प्रचलन अंग है। इसको लिख लीजिए। बैक्टीरिया कैसा जीव है? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। बताओ न्यूक्लियस होगा कि नहीं बैक्टीरिया में? फिर सब सेल उल पढ़ने के बाद तुम लोग घबरा दो। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट ना जी। यूकैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। ये कई बार हम सेल में बड़ा बताए हैं आप लोग, उसके बाद भी आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसकी कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है, समझ गए? और यूकैरियोटिक का मतलब जिसकी कोशिका में न्यूक्लियस होता है। तो बैक्टीरिया की कोशिका में न्यूक्लियस हाँ नहीं होगा। बात आई समझ में? दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, अगर पूछा जाए यह किस किंगडम में आएगा, किंगडम समझ रहे हो? जगत में किस किंगडम में रखा गया है? 5 किंगडम है टोटल, पढ़े हैं पहले। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, तीसरा कौन सा? फंजाई, चौथा प्लांट, पांचवा एनिमल। 5 किंगडम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो बैक्टीरिया किस में आता है? एक और पॉइंट लिखिएगा, यह मोनेरा जगत का सदस्य है। यह मोनेरा जगत का सदस्य है। ठीक है, टोटल 5 किंगडम है, उसमें से यह किस किंगडम का है? मोनेरा। यह मोनेरा जगत का सदस्य है। हो गया? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? होता है। 3 जीवों में सेल वॉल होता है, किसमें किसमें? बैक्टीरिया में, कवक में और पौधों में। तो पौधा का सेल वॉल, सेल चैप्टर पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। पौधा का सेल वॉल सेलुलोज का, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का, और कवक का सेल वॉल काइटिन का। ठीक है, जिसमें सेल वॉल होगा किस चीज का बना हुआ? पेप्टिडोग्लाइकेन का। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। वायरस का किसने किया था? इवानोवस्क के। बैक्टीरिया का लीवेनहॉक। और कौन सा बैक्टीरिया खोजा था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, दोनों एक ही नाम है। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नील हरित शैवाल भी इसको कहा जाता है। बैक्टीरिया का लोकोमोशन किससे होगा? प्रचलन किससे होगा? किससे लोकोमोशन करेगा बैक्टीरिया? फ्लैजिला से। किससे करेगा? फ्लैजिला से। 3 गो लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम याद रखना है। पहला नाम याद रखोगे क्या? कूटपाद। क्या?
कूटपाद, यह किस में होता है? अमीबा में होता है, इससे अमीबा चलता है। दूसरा नाम याद रखना है सीलिया। सीलिया, सीलिया से कौन चलता है? पैरामीशियम लोकोमोशन करता है सीलिया से। और तीसरा क्या हो गया? फ्लैजिला। फ्लैजिला से कौन लोकोमोशन करता है? बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? इसका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है। अब चलो एक क्वेश्चन बताओ, बैक्टीरिया से होने वाली 5 बीमारियों का नाम। एक स्टूडेंट कोई 5 बीमारी का नाम बताइए। पहले सोच लीजिए मन में, पांचों बताना, एक नहीं बताना है। बैक्टीरिया से होने वाले 5 बीमारी का नाम बताना है। आप लोग वायरस में भी नहीं बता पाए थे। बैक्टीरिया, हाँ बताए थे। इसमें भी बताइए। पांच को सोचो तब बोलना है। एक कहो को नहीं बोलना है, सबको एक एक बोल रहे हो। पांच पहले सोच लीजिए। नहीं सोच पा रहे हैं। टिटनेस को बार बोलिएगा, बोल चुके हैं। वाह, बता दे। ये बता दिया आप लोग। चलो लिखो। एक ट्रिक लिखिएगा।
लिख लिए। ठीक है, तो टोटल डिजीज ये लिखा हुआ है, किससे होने वाला सब डिजीज है? बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। पहला डिजीज क्या है? डिप्थेरिया। दूसरा क्या है? प्लेग। तीसरा सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद काली खांसी। काली खांसी को परच्यूसिस अंग्रेजी में कहा जाता है, या हुपिंग कफ। ठीक है, उसके बाद है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। लेप्रोसी के बाद है टाइफाइड और टेटनस। टाइफाइड टेटनस के बाद है निमोनिया, और फिर हैजा। इतना बीमारी किससे होता है? बैक्टीरिया से। चलिए अब एक एक करके पूरा लिख लीजिए सबके बारे में। पहला लिखिएगा, पहला डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में लिखिएगा, यह कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह श्वसन मार्ग, ब्रैकेट में रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। लक्षण में लिखिएगा, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सोर थ्रोट इत्यादि। दूसरा लिखेंगे प्लेग। यह येस्मेनिया पेस्टिस से होता है। इसे काली मौत, ब्लैक डेथ भी कहते हैं। यह चूहों से फैलता है। लक्षण में लिखिएगा, डायरिया, पेट दर्द, लाल आंखें इत्यादि। सिफिलिस, यह बॉर्डीटेला यह ट्रिपोनीमा पैलिडियम से होता है। यह एक यौन संचारित रोग, स्टीडीज है।
हो गया। देखिए पहला डिजीज कौन सा है, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। बैक्टीरिया वाला थोड़ा आसान है, मिलता जुलता नाम है, समझ गए। कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, इससे कौन सा डिजीज होगा, डिप्थेरिया। प्रभावित किसे करेगा, श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग मतलब नाक से लेकर के फेफड़ा तक, ठीक है, पूरा दिक्कत हो जाएगा इसमें। संलक्षण इसका क्या है, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में भारीपन है। नहीं नहीं, दमा अलग है, दमा बैक्टीरिया कवक से होता है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, वो कवक से होता है। खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खसखसाहट, सोर थ्रोट, ये सब इसके लक्षण है। फैलेगा किस चीज से, छींकने खांसने से। अगर हेल्दी पर्सन के पास बीमार वाला व्यक्ति छींक खांस दे तो हो जाएगा। प्लेग कौन से किस बैक्टीरिया से होगा, येस्मेनिया पेस्टिस। कई जगह येस्मेनिया पेस्टिस न लिख करके बॉर्डीटेला पेस्टिस लिख देता है। क्या लिख देता है, बॉर्डीटेला, एक ही नाम है, बॉर्डीटेला पेस्टिस या बॉडी येस्मेनिया पेस्टिस। इससे कौन सा रोग होगा, कौन सा रोग होगा, प्लेग। आगे लिखा हुआ इसे क्या बोलते हैं, काली मौत, ब्लैक डेथ इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता था इसको ब्लैक डेथ, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ये लाइलाज बीमारी था, समझ गए, इलाज उलाज नहीं था। और एक बार प्लेग अगर कहीं फैलता था तो पूरा गांव खत्म हो जाता था इस बीमारी से। आप सुने होंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन के समय कई बार फैलता था, इतिहास में पढ़े हैं ना, पूना में फैला था, कलकत्ता में फैलता था। तो एक बार प्लेग फैलता था तो अधिवेशन क्या करना पड़ जाता था, रद्द करना पड़ जाता था या जगह चेंज करना पड़ जाता था, ठीक है। तो प्लेग फैलता था तो एक बार में हजारों लोग इससे मर जाते थे। गांव में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचता था, पूरा का पूरा एक ही बार में गांव समाप्त, खत्म। इसलिए इसको बोला जाता था काली मौत। बहुत तेजी से फैलता था। इस बीमारी में बोला जाता था कि आसमान से चूहे गिरते हैं यानी चूहों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो कहा जाता था आसमान से चूहे गिरते हैं। किससे फैलता है, चूहों से यह बीमारी फैलता है। अब चूहा ज्यादा हो गया, खेतों के फसल में एक संक्रमण पैदा कर देगा। अब खेत के फसल को कोई इंसान खाएगा तो उसको हो जाएगा। तो चारों तरफ चूहे, यानी चूहा काट ले, चूहा का जूठा खाने से ये बीमारी क्या होती थी, फैलती थी। और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में, तीसरे इंसान में, ऐसे करते करते पूरे गांव को चपेट में ले लेता था। कोरोना वगैरह तो इसके आगे बच्चा है। कोरोना तो कुछ नहीं है। कोरोना फैलता था, कोरोना को हम लोग किस में रखते थे, कोरोना को रखा जाता है पैंडेमिक डिजीज में। किस में रखा जाता है, पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब जो पूरे विश्व स्तर पर फैले। तो वो पूरे विश्व स्तर पर फैला था लेकिन उतनी मौतें नहीं हुई थी। ये एक क्षेत्र में फैलता है, इपिडेमिक इसको कहते हैं। एक क्षेत्र में फैलता है और जिस क्षेत्र में फैलता है वहां गर्दा गर्दा उड़ा देता है, समझ गया। तो एक क्षेत्र में फैलेगा लेकिन ज्यादा डेथ इसमें हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काली मौत। उसके बाद है किससे फैलता है, चूहों से। लक्षण क्या है, डायरिया। डायरिया मतलब कुछ भी खाओ उल्टी हो जाएगा, पचेगा नहीं, पानी भी पियो वोमिटिंग हो जाएगा, तो इसको डायरिया बोला जाता है। पेट दर्द रहेगा और क्या होगा, आंखें लाल हो जाती हैं, इसकी लक्षण है। आगे है सिफिलिस। तो सिफिलिस किस बैक्टीरिया से होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम। के बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडियम, इससे होता है सिफिलिस। बुझा गया। सिफिलिस कैसा डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। वायरस से होने वाला यौन संचारित रोग सिर्फ था कौन, एड्स, और एगो हेपेटाइटिस भी है। एड्स और हिपेटाइटिस, यह किससे होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला यौन संचारित रोग है। और बैक्टीरिया से होने वाला यौन संचारित रोग कौन हो गया, सिफिलिस। तो सिफिलिस के बैक्टीरिया का नाम ट्रिपोनीमा पैलिडियम। प्रभावित अंग इससे क्या होगा, जननांगों के पास लाल खुजली घाव वाले घाव जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, संक्रमित व्यक्ति से यौन संचारण द्वारा फैलता है, ठीक है। एक और यौन संचारित रोग इसमें है, चौथा में लिखिएगा, गोनेरिया। गोनेरिया लिखिएगा, यह नेसेरिया गोनेरियाई से होता है। यह यौन संचारित रोग, टीडीज है।
पांचवा लिखिएगा, ट्यूबर कुलोसिस। लिखेंगे इसे क्षय रोग भी कहते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। प्रभावित अंग में लिख लीजिएगा फेफड़ा, लंग्स। लक्षण में चार सप्ताह से ज्यादा खांसी, सीने में दर्द, फीवर इत्यादि। बीसीजी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन टीबी का टीका है। डॉट्स द्वारा इसका उपचार होता है। लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें गोनेरिया। तो गोनेरिया भी एसटीडी है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और सिफिलिस। बैक्टीरिया में दो बीमारी है एसटीडी में। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? नेसेरिया गोनेरियाई। उसका था ट्रिकोनीमा पैलिडियम, इसका नेसेरिया गोनेरियाई। लक्षण दोनों का एक ही है, इसलिए नहीं लिखे हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है? टीबी, ठीक है। इसका हिंदी नाम क्या है? क्षय रोग,
क्या बोला जाता है, क्षय रोग बोला जाता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रभावित अंग इससे क्या होता है, फेफड़ा। लक्षण क्या है, 4 सप्ताह से अधिक दिनों से खांसी रहेगा, सीने में दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, ये सब इसके लक्षण है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इस बच्चे का जन्म होता है तो उसे सबसे कौन सा दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जन्म से 1 सप्ताह यानी 1 दिन से लेकर के 7 दिन के भीतर बच्चे को यह टीका लगाना रहता है, कौन सा, बीसीजी, क्योंकि उसे सबसे अधिक खतरा किसका रहता है, ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, बच्चा सब जन्म लेता है, सब लोग उठा करके लोल सटा देता है, उससे नहीं सटा देता है। अब उसको खांसी ओसी होगा, बैक्टीरिया वैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, तुरंत हो जाएगा। एक तो उसमें इम्यून अभी है नहीं बच्चे में, बच्चा में इम्यून, नवजात बच्चा में इम्यून थोड़े रहता है, बहुत कमजोर इम्यून रहता है उसका, तो तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी लगा दिया जाता है, पहला टीका लगता है। नाम है इसका बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, इसका खोज किसने किया था, ग्यूरिन, ये वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसका फुल फॉर्म बना है बैसिलस। बैसिलस इसलिए किस बैक्टीरिया का आकार छड़नुमा होता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, इसका आकार कैसा होता है, रॉड शेप, ये आगे पढ़ाएंगे, रॉड शेप होता है, इसलिए इसका नाम बैसिलस है। और ग्यूरिन वैज्ञानिक का नाम है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बीसीजी टीका किसका होता है, टीबी के टीका का नाम है। इसका उपचार किससे किया जाता है, डॉट से, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, 90 दिनों तक दवा खाना होता है इसका लगातार। और अगर एक भी दिन छूट गया तो उस दिन से फिर 90 दिन चलेगा, 90 दिन कंटिन्यूटी के साथ। अगर बीच में मान लो 65 दिन पर छूट गया, गलती हो गया, भूल गया, दवा कुछ चूहा वहा खा गया, फिर 65 दिन से फिर कंटिन्यू करो वहां से 90 दिन। तो ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट इसका उपचार है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट, काली खांसी। काली खांसी लिखिएगा, यह बॉर्डीटेला परच्यूसिस बैक्टीरिया से होता है। प्रभावित अंग फेफड़ा, श्वसन मार्ग। लक्षण सूखी खांसी। उसके बाद लिखिएगा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। यह माइकोबैक्टीरियम लेपेरी से, माइकोबैक्टीरियम लेपेरी से होता है। प्रभावित अंग में लिखिएगा त्वचा और हड्डी। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क द्वारा फैलता है। टाइफाइड। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। प्रभावित अंग में लिखिएगा आंत।
इसे हाथ का ज्वर भी कहते हैं। टेस्ट में लिखिएगा विडाल। यह दूषित भोजन और जल से फैलता है। हाँ, विडाल, WIDAL, WIDAL, हाँ। लिख लिए? चलो इसको देखो। काली खांसी का इंग्लिश नाम क्या है? हम्म। दो गो नाम है, एगो परचूसिस भी इसको बोला जाता है, परचूसिस। और एक और नाम है इसका होपिंग कफ। परचूसिस भी कहते हैं और होपिंग कफ भी कहते हैं। हिंदी में काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं। ज्यादा बच्चा सबको होता है, ठीक है। बड़ों को इसका संक्रमण कम होता है। किसे होता है? बच्चों में ज्यादा होता है। यूट्यूब पर जा करके देखिएगा इसका किस तरह से होता है। यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा ना होपिंग कफ, तो दिखेगा कि कैसे होता है। बहुत अधिक खतरनाक होता है। इसमें खांसी जो होता है पेशेंट का, वो रुकता नहीं है, कंटिन्यू खांसते रहता है, ठीक है। खांसी कुछ देर के लिए भी रुकेगा नहीं। तो कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं? लेप्रोसी।
ठीक है। यह किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। ठीक है। इस प्रभावित किसे करेगा? त्वचा को और हड्डी को। सामान्य बोलचाल की भाषा में गांव में कहता है कोढ़ हो गया है, इसको कहता है ना कोढ़। कोढ़ इसी को बोला जाता है, कुष्ठ रोग को। इसमें हाथ का हड्डी धीरे धीरे धीरे, पहले तो त्वचा सिकुड़ते जाएगा शरीर का, और त्वचा जब सिकुड़ेगा तो धीरे धीरे हाथ होत ऐंठा जाएगा, और एक बार हाथ होत ऐंठा गया तो वो फिर सीधा नहीं होगा। उसी को बोला जाता है कोढ़ या कुष्ठ रोग। तो प्रभावित अंग इसका होता है त्वचा और हड्डी। ठीक है, त्वचा और हड्डी मुड़ जाता है, फिर धीरे धीरे सड़ भी जाएगा। अब हड्डी मुड़ गया तो न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा उसको, सड़ने लगेगा। तो वही हो गया। फैलता है किस चीज से? तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही बीमारी क्या होगा? फैलेगा। वो तो अलग है, मेलानिन की कमी है, वो बैक्टीरिया वैक्टीरिया से नहीं होता है। वो मेलानिन की कमी से जो त्वचा का होता है वही ना सफेद दाग, वो अलग है, वो कुष्ठ नहीं है। समझ में आया? कुष्ठ में हड्डी और त्वचा क्या हो जाएगा? श्रिंक्ड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। फैलेगा किस चीज से? तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका हाथ छुआ हुआ गया, उसका कपड़ा वपड़ा पहन वहन लिया कोई, या फिर उससे कांटेक्ट में आ गए तो बीमारी कम्युनिकेट हो जाती है। इसीलिए लाइलाज बीमारी है, इसलिए इसको, इसके पेशेंट को लोग क्या करता है? घर और से हटा देता है, गांव मोहल्ला से निकाल दिया जाता है, अकेले में उसको रहना पड़ता है। इलाज नहीं है इसका कोई। समझिए? तो माइकोबैक्टीरियम लेपेरी से होता है, त्वचा हड्डी को प्रभावित करता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में फैलता है। इसलिए भिखारी वगैरह को दान उन दिया जाता है तो उसको दूर से देना चाहिए। ये नहीं कि 10 गो रुपया दे रहे सेल्फी ले लेते हैं कि फेसबुक पर डालेंगे। ठीक है, नहीं होता है सभी। वो कंबल उड़ाएगा, 5 गो फोटो खिंचवाएगा, दूस होगा कम, पता नहीं चलता कि भिखारी कौन है। तो वैसे केस में खतरा हो जाएगा, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। दूर से पैसा दीजिए, हटिए। कहा जाता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, नहीं बोला जाता है? नेकी करके फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। नेकी करो तो दाहिने हाथ से पैसा दो तो बाएं हाथ को भी मालूम नहीं चला है, ऐसे होता है। 10 गो रुपया देके फोटो अपलोड कर दिए, वो तो पाप लगेगा उल्टा, उसका पुण्य थोड़ी मिलेगा, तब उसका पाप लगेगा। तो व्यक्ति के संपर्क में जाने से क्या होगा? फैलेगा। टाइफाइड किससे होता है? कौन से बैक्टीरिया से? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत, इंटेस्टाइन। इसीलिए इस बीमारी को आंत का ज्वर, इंटेस्टाइनल फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत का ज्वर, इंटेस्टाइनल फीवर। इसमें होता क्या है? इसका लक्षण है आंत में दर्द, एब्डोमिनल पेन नहीं, इंटेस्टाइनल पेन। एब्डोमिनल पेन और इंटेस्टाइनल पेन में दिक्कत है। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पूछता है ना कि पेट में किस साइड दर्द हो रहा है। जैसे सामान्य व्यक्ति समझेगा कि पेट में दर्द हो रहा है तो दूसरा बीमारी है, डॉक्टर पूछेगा कहाँ हो रहा है, पार्टिकुलर बताओ। तो इसमें इंटेस्टाइन में दर्द होता है, आंत में दर्द होता है। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इन सब में दर्द नहीं होगा। दर्द कहाँ होगा? आंत में होगा। ठीक है, इसीलिए इसको आंत का ज्वर बोला जाता है। फैलता है किस चीज से यह बीमारी? दूषित भोजन और दूषित जल से। फैलाने का काम कौन करता है? घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई जो होता है वही कम्युनिकेट करता है, फैलाता है। कैसे फैलाएगा? अब इसमें आंत प्रभावित है, तो आंत से जो स्टूल ये हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, उस स्टूल से मक्खी इस बैक्टीरिया को उठा करके फूड को कॉन्टामिनेटेड करती है, और उस कॉन्टामिनेटेड फूड से, इसलिए मक्खी वाला जहाँ पर बैठ रही है वहाँ का भोजन एकदम नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसमें 10-12 गो इंजेक्शन लगता है। एक बार टाइफाइड हुआ तो 12-13 गो इंजेक्शन लगता है, 1 महीना ले सुई लगते रहेगा। उसके बाद कम से कम 4-5 महीना तक वीकनेस शरीर का दूर नहीं होता है। ठीक है, कम से कम 4-5 महीना शरीर कमजोर रहता है, तो एकदम शरीर को ये कर देता है, आंत एकदम चौपट कर देगा। ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो आंत तो सड़ा देगा, तो इसमें डेथ भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि डेथ नहीं होता, इसमें भी होता है। अगर प्रॉपर क्योर नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, तो कोई उपचार इसका भी नहीं। इसलिए मक्खी उक्खी जहाँ पर उड़ रही है, गन्ना का जूस सब पीता है रोड पर खड़ा होकर के, वहां पर मक्खी खूब उड़ रही है तो नहीं पीना चाहिए। अब ज्यादातर बेचता है सब जूस नाली उली के किनारे लगा करके, नाला के किनारे लगा करके बेच रहा है। अब नाला में से पूरा शहर का गंदगी, उसमें से मक्खी करके गन्ना पर बैठ गई, तो इस बैक्टीरिया को बैठा दी उस पर। बर्फ पर मक्खी बैठी हुई है, और वही वाला कोई पिए तो फैलेगा नहीं, तो पूरा फूड कॉन्टामिनेटेड हो गया। रेस्टोरेंट में जाता है सब खाने के लिए, खाना खाएगा 1,000 का, पानी बोतल वाला नहीं खरीदेगा। सब बोतल खरीदने में सब गरीबी आ जाता है। 20 रुपया का बोतल नहीं खरीदेगा, कहे टंकी का दे दीजिए पानी। अब उसका कैसा टंकी है देखने गए हो? छिपकली मरा है, कॉकरोच मरा है, क्या मरा है उसके भीतर?
इसलिए पानी वानी साफ पीना चाहिए, सड़क के किनारे खड़ा होकर के बिल्कुल। अभी के टाइम में तो और नहीं, ठीक है। अभी के टाइम में जिस समय अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है, पटना जैसे क्षेत्रों में, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में डायरेक्ट टंकी वंकी का पानी पीना बहुत खतरनाक है। 10 रुपया का गोलगप्पा खाएगा, 2 लोटा पानी पिएगा उसी का डिब्बा में से निकाल के। अब सोचो डिब्बा का पानी कितना खतरनाक होगा। वो और खतरनाक है, गोलगप्पा का पानी और खतरनाक है। समझ गया? तो फोचका वोचका का पानी रहता है वैसे ही खतरनाक रहता नहीं रहता है। इसलिए नहीं पीना चाहिए। समझ में आया? गोलगप्पा बनाता है, देखते हो कैसे बनाता है? एक गिलास अगर संतरा का जूस आप पी रहे हो तो उसमें कम से कम 7-8 संतरा लग जाता है, तब एक गिलास जूस निकलता है। 8 गो संतरा अगर आपको दे दे खाने के लिए तो एक बार में खा जाइएगा? नहीं खा पाइएगा। अब सोचो 8 गिलास, 8 संतरा का अगर एक गिलास जूस पी रहे हो तो उसमें कितना अधिक माल्टोज है। उतना माल्टोज तुम्हारे ब्लड में जा करके शुगर के लेवल को इंक्रीज करने का काम करेगा। फाइबर तो तुमको मिला नहीं, संतरा का जो फाइबर है वो सब तो निकल गया। अब वो जूस क्या है? केवल शुगर है। उससे अच्छा चीनी फाँक लो, उतना ही एनर्जी देगा। अगर चीनी भी फाँकोगे तो उतना ही एनर्जी देगा जो तुम जूस पी रहे हो। तो फल के खाने का जो फायदा है वो जूस पीने के फायदा से कई गुना ज्यादा है। फल अगर खा रहे हो, चबा करके खा रहे हो, तो उसके अंदर का जितना फाइबर है, जितना कार्ब्स है, वो सब आपको मिल रहा है। वो एब्डोमेन के लिए बेनिफिशियल है। अब जूस सीधा क्या है? वो तो शुगर है सीधा। 4 चम्मच चीनी फाँक लो, चाहे एक गिलास मौसमी का जूस पी लो, बात बराबर है, अंतर कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट चीज शुगर है। और उसको मौसमी को अगर चबा के खा रहे हो, संतरा को खा रहे हो, सेब को खा रहे हो, तो वो उसका बेनिफिट मिलेगा। अनार खा रहे हो तो उसका बेनिफिट मिलेगा, उसमें साथ में फाइबर आपके बॉडी को मिलेगा। नहीं तो वैसे तो केवल शुगर मिल रहा है। इसलिए शुगर का जो पेशेंट होता है उसको डायरेक्ट जूस नहीं पीने के लिए बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? फल खाइए। ठीक है, फल खा सकते हैं। कुछ कुछ फल है जिसमें सिट्रिक एसिड, जो इसको विटामिन सी मिलता है, हाँ वो सब फल खा लीजिए। संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये खा लेना है, जूस नहीं पीना रहता है। बुझाया? इसलिए फल खाने से, फल खाना ज्यादा बेहतर है, सेब वेब खाना ज्यादा बेहतर है। लीवर वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए फल खाया जाता है, जूस नहीं पिया जाता है। लीवर शरीर का सबसे बेहतरीन अंग है। किस मामले में? शरीर के सारे टॉक्सिन को अपने ऊपर कौन ले लेता है? लीवर ले लेता है। बाकी अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। लीवर काम नहीं करे तो तुरंत किडनी फेल, तुरंत हार्ट फेल, सारे अंग फेल होने शुरू हो जाते हैं।
लीवर सबके टॉक्सिन को अपने ऊपर जमा करते रहता है, जमा करते रहता है। बेचारा जब ज्यादा दिक्कत में आ जाता है तब सिम्टम भेजना शुरू करता है। एसजीपीटी लेवल बढ़ा देगा, एसजीओटी लेवल बढ़ा देगा, बिलरुबिन सेक्रेट ज्यादा करने लगेगा। ऐसे नहीं करता है दिक्कत, तब जॉन्डिस का सिम्टम दिखाएगा। जॉन्डिस का सिम्टम मतलब लीवर एकदम परेशान हो गया है बेचारा। दाह कैंसर का कोई रिलेशन उससे नहीं। समझ गए? इसलिए लीवर का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एकदम मरेगा। लीवर एक ही को है, दो को है भी नहीं, चेंज भी नहीं होगा। उसके ऊपर वसा जमता है। आज के समय में कॉमन समस्या है फैटी लीवर का। ठीक है, फैटी लीवर जो है ना वो बहुत कॉमन समस्या है। फैटी लीवर का मतलब होता है जिसके भी लीवर में 5% फैट आ गया वो फैटी लीवर है। क्लास में अगर टेस्ट करा दिया जाए इसमें 90% को फैटी लीवर मिलेगा। 90% हम बता रहे हैं मिलेगा फैटी लीवर। 5% लीवर में फैट है, फैटी लीवर ग्रुप ए का लक्षण उसको बोला जाता है। ग्रुप बी का हो जाता है 5 से लेकर के 35%, और 35% से लेकर के ज्यादा हुआ तो ग्रुप सी दिक्कत में आ जाता है। तो 5% तो सबके लीवर में आएगा फैटी लीवर। हम अपना पूरा हेल्दी थे, हम टेस्ट करा फैटी लीवर निकल गया। ग्रुप ए वाला है, माइनर है, लेकिन फैटी लीवर हो गया। उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है, और एसजीओटी एसजीपीटी दो गो टेस्ट होता है। एसजीओटी और एसजीपीटी नॉर्मल होना चाहिए 30 से कम। हम्म, तब लीवर में दिक्कत है, तब फिर अल्ट्रासाउंड लिख देगा कि कितना फैट है, चेक कराइए। उसमें एगो बिलरुबिन का टेस्ट रहता है। लीवर बाइल जूस बनाता है ना बिलरुबिन, एक बिलरुबिन का टेस्ट रहता है, एक फैट का टेस्ट रहता है। तो लीवरे ने बनाता है बिलरुबिन, तो वही चेक किया जाता है कि कितना है ब्लड में। ठीक है, तो लीवर का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस लीवर का खराब होने का सिम्टम है जब फैट ज्यादा बढ़ने लगेगा लीवर में ना, तो एक तो होगा राइट साइड में लीवर होता है। लीवर किस साइड होता है? राइट साइड में, यहाँ ऊपर की ओर। यहाँ पर भारीपन लगेगा, यहाँ हमेशा क्या लगेगा? भारीपन लगेगा। भारीपन लगने लगा तब तो ज्यादा दिक्कत है, तब तो लीवर में ज्यादा फैट स्टोर हो गया है। गर्दन के पीछे का जो भाग है ये काला होने लगेगा। गर्दन का पिछला हिस्सा काला होने लगेगा, दाना दाना जैसा निकलने लगेगा। ये सब खराब लीवर का सिम्टम है। दाना दाना आ रहा है, काला हो गया, तब तो ज्यादा दिक्कत वाला में है लीवर। उसके बाद सेब वो खूब खाना चाहिए। ठीक है, सेब खाने से लीवर का फैट कमता है। चाय की जगह कॉफी पिलाया जाता है। कॉफी जो होता है लीवर फैट रिड्यूस करता है। चाय नहीं, चाय तो बढ़ा देगा। कॉफी कौन सा? ब्लैक कॉफी, दूध मिला के कॉफी नहीं। पानी में सीधे कॉफी डालिए, थोड़ा सा चीनी डालिए, पी जाइए। वो फैट को रिड्यूस करता है। या फिर ग्रीन टी, वो भी फैट रिड्यूस करता है। लीवर फैट रिड्यूस करता है। समझ गए? तो ये किससे होगा? दूषित जल और दूषित भोजन से। कॉन्टामिनेटेड वाटर और कॉन्टामिनेटेड ड्रिंक्स दोनों के माध्यम से फैलता है। ठीक है, कुछ टेस्ट का क्वेश्चन अभी बनाना है आप लोगों को, वो बना लीजिए, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ गए? हाँ, अभी पहले क्या बताना है? अभी डायरेक्ट बनाना है क्वेश्चन। 40-50 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मिनट में बना लेना है पूरा। कॉपी के लास्ट पेज पर A B2, ए का B2 का C ऐसे करके लिखते जाइए फटाफट, पूरा तेजी में। और लास्ट में फिर इसका हम मिलवा देंगे और क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कॉपी के लास्ट पेज पे बनाना है। 1 का B 2 का C, ये लिखते चलिए ऐसे। हो गया, आगे बढ़े? बोलना चाहिए ना।
अब लास्ट में बनाइएगा, फिर लाएंगे, फिर लास्ट में बना लीजिएगा। इसको बना लीजिए। मनुष्य के मुंह गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? माउथ में किसका पाचन होता है? ये सब आपके नोट्स में है, जो कॉपी में लिखवाए हैं सब उसमें है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हो गया। हो गया। लिख लिए हैं? आगे बढ़े। हो गया। हो गया।
हो गया। लिख लिए। क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है? इसको आपको बताना है सबसे पहले सबसे बड़ा। हम्म। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। स्पेलिंग में कुछ एरर है, जैसे उधर जो जो इल इंटेस्टाइन लिख दिया है ना, वो इलियम है। बस उतना सुधार दीजिएगा, बाद बाकी ठीक है। हो गया। आप वही कर लीजिए। इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, ये डी है। इसका आंसर लिख लेना बगल में, तब क्लियर रहेगा। हो गया। हो गया।
वहाँ ऊर्जा होगा, ऊर्जा लिखा गया, ऊर्जा जमा होती है। हो गया। हो गया। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम हो गया। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो फिर भी इसका भी लिख लीजिए आंसर। हो गया। हो गया। हो गया। इसका बताइए। हो गया। हम्म। हो गया। निम्नलिखित में से विघटित करता है कौन सा एंजाइम के अमोनो अम्लों में हाँ, एंजाइम को अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? ठीक है। नेक्स्ट। हो गया। हो गया।
हो गया। लिख लिए। पूछा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, उसका नाम बताना है। हाँ। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, उसी का नाम बताना है। वो छोड़ दीजिए, वो इंग्लिश के अनुसार है, इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत एरर हो गया, इंग्लिश में ठीक है। हो गया। हो गया। हो गया। चलिए नेक्स्ट। सोन नहीं, सोनू के पास, अगर सोनू के पास दूध के दांत हैं तो इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। हो गया। दांतों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। एक वयस्क व्यक्ति को के दांतों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टीथ इन एडल्ट पर्सन। पता नहीं। सही नहीं है बताना है। हो तो गया, आसान तो है। चलो इंट्रोडॉन्ट को हटा दो ऑप्शन में से, अब बना दो। हो गया। हो गया।
हो गया। मोनोफाइडोंट, मोनोफाइडोंट समझ रहे हो, एक ही बार आता है। मोनोफाइडोंट्स एक ही बार आता है। हो गया। लास्ट क्वेश्चन है। किस में? ठीक कर लो, जो लिखोगे उसका लिख देना नाम, आंसर उसका लिख दीजिएगा। हो गया, मिलाया जाए। चलो आंसर फटाफट टिक करते रहना। कड़वाहट के लिए जीभ का संवेदनशील भाग कौन सा है? सी। जो सही होगा उसको सही टिक करिएगा, जो गलत होगा उसको काट दीजिएगा, सही आंसर लिख लीजिएगा बगल में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सी, छोटी आंत। मनुष्य के मुख गुहा निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? सी, कार्बोहाइड्रेट। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग होता है? ए, स्टार्च। एसर्सन यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण मानव शरीर में भूमिका निभाता है। ठीक है, यकृत दो महत्वपूर्ण एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। एसर्सन सही है, रीजन गलत है, सी। हो गया। एंजाइम एक होता है बायो उत्प्रेरक, एंजाइम होता है सी, प्रोटीन। 8, एंजाइम होता है सी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने में मदद करता है? ए, जाइमेज। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है? सी, एंजाइम। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य है लाइपेज, यूरिया, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यकृत का पूछ रहा है, लीवर का। बी, यूरिया। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होता है? लिपिड, लिपिड मतलब वसा, फैट। लाइपेज दो हो जाएगा और एक हो जाएगा, एक और दो किसमें है? सी। हो गया। इंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय, बी, अग्नाशय। 13 का बी। 14, मानव। हाँ, मानव वही पाचन तंत्र में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? बी, गैस्ट्रिन। बी, गैस्ट्रिन। मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन में निम्नलिखित में से किस एक अंग से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है इससे, छोटी आमाशय में। डी, आमाशय। एसर्सन है हमारे आहार के में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत, क्षुद्रांत माने का होता है जी? ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन तो एंजाइम। ठीक है, दो इंटेस्टाइन को क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत मतलब ड्यूडेनम, मतलब बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस छोड़ा जाता है। सर्सन रीजन सही है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, सभी प्रोटीन का पाचन नहीं होता। ये सर्सन गलत है।
केवल क्षुद्रांत, प्रोटीन तो अमाशय में भी पचता है। ये सर्सन गलत है, रीजन सही है। हाँ, हो गया। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन, सी ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलेज में बनाने वाला एंजाइम है। ये क्या कह रहा है? स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। एमाइलेज, बी एमाइलेज। कौन सा से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में? बी। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में विच ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज यूज फॉर डाइजेशन? डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों में कौन सी? अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे बड़ा इलियम, फिर जेजुनम, फिर डेडुनम। सबसे बड़ा इलियम, सबसे बड़ा इलियम, तब जेजुनम, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम। सबसे बड़ा होता है इलियम, इलियम के बाद होता है डेडुनम, और सबसे छोटा होता है ड्यूडेनम। ऑप्शन नंबर डी है, डी। क्या क्या होता है? सबसे बड़ा कौन होता है? इलियम, इलियम के बाद होता है जेजुनम, और जेजुनम के बहुत बाद होता है ड्यूडेनम। तो डी में है ना? हाँ, तो डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च, सी होगा। नीचे दिए गए मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में, सेलुलोज का पाचन मेसर्सन सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, स्टार्च को डायस्टेज नहीं, मेसर्सन सही है, रीजन गलत है। सी होगा ना? एसर्सन सही है, रीजन गलत है। मान 23C। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के भंडारित रहता है। ए बी यकृत में, बी यकृत, लीवर। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। ए, यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। डी, ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान से देखिए, जल्दी करा रहे हैं। 25 का ए, 26 का डी, 27। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, इसका भी बी यकृत। 29 में आई है। निम्न अंगों में पित्त का संचय, गॉल ब्लडर, पित्ताशय। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ए यकृत। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन नहीं होने देता है? बी वसा। सामान्य मानव के संबंध निम्न कथनों पर विचार। एक्सेल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया में क्षुद्रांत। बी, केवल 2। निम्नलिखित में से विघटित करता है कौन सा एंजाइम अमीनो अम्ल में? पेप्सिन, पेप्सिन। 33 का ए। ग्लूकोज, सी, 34C। बी, पाचन। ए और सी, डी हो जाएगा। बी, 9 मीटर।
ए मुख, डी इनमें सभी, 39D, 40 निम्नलिखित में से कौन सा मुख में उपस्थित नहीं है? डी एपिग्लोटिस, ए अग्रभाग, इनमें से सभी, डी, अगर सोनों के पास हो जाएगा सी, ए सर, क्या एक वयस्क के व्यक्ति के संबंध में टेम्पोररी टीथ परमानेंट, ए ही है, ठीक है। सारा स्थायी वयस्क व्यक्ति, हाँ क्वेश्चन में एडल्ट मेंशन है, वयस्क व्यक्ति में दूध के दांत में उपस्थित होते हैं अग्रचवर्णक, हो गया। 12, निम्नलिखित में से कौन से ए अक्ल का दांत, अक्ल का दांत केवल एक बार, ए और बी, अक्ल का दांत भी अग्रचवर्णक, भी अग्रचवर्णक दूध के दांत में नहीं रहता है, अस्थाई दांत में केवल रहता है, ठीक है। 43D हो जाएगा। सामान्यतः अक्ल के दांत निकलती है 17 साल से लेकर के 25 साल तक निकलता है, मतलब 18 वर्ष बाद। निम्नलिखित में से कौन से दांत का भाग है, खत्म हो गया, जोड़ लीजिए। उनचास, 49। कितना है आपका? हाँ 25, कम हो गया, तो आपका 20 और आना चाहिए था, 33। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ चला जाएगा क्वेश्चन।